नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हम इकाई 3 का चैप्टर कनिष्क के मूल्यांकन के बारे में, उसका मूल्यांकन करेंगे। कनिष्क के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कनिष्क की चर्चा करने से पूर्व कनिष्क कौन थे, इनका राजवंश क्या कहलाता था, ये इनका उद्गम स्थल कौन सा था, यानी उसके बारे में हल्की सी छोटी सी चर्चा करते हैं कि ये कौन थे और कहाँ से आए थे। तो ये कनिष्क जो थे, यह जिन्होंने जो है 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक जो है शासन किया भारत में। तो इसके बारे में चर्चा करने से पूर्व इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये कौन थे और कहाँ से आए थे। तो कनिष्क जो थे ये कुषाण राजवंश से संबंधित थे, और कुषाण राजवंश जो भारत में प्रख्यात हुआ, विख्यात हुआ। ये कुषाण जो थे ये जो है इनका मूल स्थान जो है वह मध्य एशिया था, मध्य एशिया, और इन्हें जो है यूची कहा जाता था। इन कुषाणों को जो है यूची या ताखरी, यूची वंश या ताखरी वंश भी इनको कहा जाता था। ये मूल रूप से जो है मध्य एशिया से थे। इनका मूल स्थान, उद्गम स्थल जो है मध्य एशिया था। लेकिन जब हूणों ने जो है मध्य एशिया पर आक्रमण किया और मध्य एशिया को विजित कर लिया, तब जो है ये कुषाण जो यूची जाति थी वह मध्य एशिया से हूणों द्वारा खदेड़ दी गई। और जब ये मध्य एशिया से पलायन करने गए, किया, तब जो है ये मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभक्त हो गए। एक बड़ी शाखा और दूसरी जो है छोटी शाखा। जो बड़ी शाखा थी, यानी कि दो शाखाओं में बट गए, ये यूची जाति जो है दो शाखाओं में बट गई। एक बड़ी शाखा और दूसरी जो है छोटी शाखा। छोटी शाखा, ये जो बड़ी शाखा थी यह जो है ताहिया यानी बैक्टीरिया, यह जो है ताहिया यानी बैक्टीरिया में जाके स्थापित हुई। और जो छोटी शाखा थी उन्होंने जो है अपना निवास स्थान तिब्बत को बनाया। ये जो थी ये तिब्बत में आके बस गए, तिब्बत को अपना निवास स्थान बनाया। फिर आगे चलकर ये यूची जाति जो है 5 शाखाओं में विभक्त हो गई। यह जाति जो है फिर 5 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, 5 शाखाओं में विभक्त जाती है। और इन्हीं 5 शाखाओं में से एक शाखा थी कुई सुआंग। कुई सुआंग शाखा, कुई सुआंग शाखा जो है ये भारत आई, और भारत में यही कुई सुआंग शाखा जो थी, यही शाखा जो है कुषाण राजवंश के नाम से, कुषाण राजवंश के नाम से जो है भारत में प्रसिद्ध हुई, प्रख्यात हुई। तो ये जो 500 शाखाओं में से एक शाखा थी कुई सुआंग, ये भारत आई, और यहाँ भारत में जो है इनको कुषाण कहा गया, या ये कहें कि यह जो है कुषाण नाम से जो है, या कुषाण राजवंश के नाम से जो है भारत में काफ़ी प्रख्यात हुई। इन 5 छोटी छोटी शाखाओं को जो है संगठित करने वाले थे, जिन्होंने इन 5 छोटी छोटी शाखाओं को विजित किया और इनका एक संगठन बनाया, संघ बनाया, तो वो थे कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस जो थे, जिन्होंने इन 5 शाखाओं को एकत्रित किया, संगठित किया और इनका संघ बनाया, और फिर जो है इनके शासक बने कुजुल कडफिसेस। इन्होंने जो है अपने नाम से फिर सिक्के चलवाए, और सिक्कों पर जो है जो यवन राजा था हर्मियस,
तो कुजुल कड़फिसेस के सिक्कों पर जो है यूनानी शासक, या ये कहें कि यूनानी शासक हर्मिया जो था उनकी आकृतियां इनके सिक्कों पर मिलती है। कुजुल कड़फिसेस के बाद की बात करें तो इसके बाद जो है विम कड़फिसेस शासक बनते हैं। विम कड़फिसेस जो काफी प्रख्यात होते हैं। विम कड़फिसेस ये जो है कुजुल कड़फिसेस के बाद शासक बनते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कहें वह यह थी कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा यानी सिक्के चलाने का श्रेय जो है वह विम कड़फिसेस को ही जाता है। सबसे पहले जो है विम कड़फिसेस ही वह शासक था, कुषाण शासक था, जिसने जो है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई या स्वर्ण सिक्के चलाए, जिसका श्रेय जो है विम कड़फिसेस को जाता है। उसके बाद जो है कनिष्क बनते हैं शासक, जो काफी प्रसिद्ध हुए। कनिष्क जिन्होंने जो है 78 ईस्वी से लेके 101 ईस्वी तक जो है शासन किया और काफी ऐसे कुछ परिवर्तन किए शासन व्यवस्था में, अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया, कुछ विजय की, कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया और इसके साथ साथ जनहित के भी बहुत सारे कार्य किए, जिसके कारण इन्हें जो है उपाधियां दी गई। इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। तो कनिष्क ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो जब वो कनिष्क शासक बनते हैं तो सबसे पहले जो है वह देवपुत्र की उपाधि धारण करते हैं। देवपुत्र, ये इनकी उपाधि, प्रसिद्ध उपाधि थी, देवपुत्र उपाधि। देवपुत्र उपाधि धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय चीन के शासक जो थे, सम्राट थे, चीनी सम्राट जो थे वह स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे, स्वर्गपुत्र कहते थे। तो इस कारण जो है कनिष्क ने भी अपनी उपाधि जो है देवपुत्र उपाधि धारण की। इसके अलावा इनकी जो कुषाण शासक थे वह एक विशेष उपाधि धारण करते थे। सभी सम्राट जो जितने भी कुषाण शासक हुए वह एक विशेष उपाधि धारण करते थे, जिसे जो है शाहानुशाही कहा जाता था। शाहानुशाही, कुषाण शासक शाहानुशाही की उपाधि धारण करते थे। और इस बात की पुष्टि जो है समुद्रगुप्त के प्रयाग लेख से होती है। इसमें उल्लेखित किया गया है कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रस्तुति है या प्रयाग लेख है, इसमें यह उल्लेखित किया गया है कि कुषाण शासक जो है शाहानुशाही की उपाधि धारण करते थे। समुद्रगुप्त का प्रयाग लेख, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग लेख है या प्रयाग प्रस्तुति है, उस लेख में यह कहा गया है कि कुषाण शासक जो है वह शाहानुशाही की उपाधि धारण करते थे। जितने भी कुषाण शासक हुए वो शाहानुशाही की उपाधि धारण करते थे। इसके साथ साथ कनिष्क को जो है द्वितीय अशोक भी कहा गया। द्वितीय अशोक की भी उपाधि प्रदान की गई। इसे जो है द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह अशोक ने कार्य किए थे, महान कार्य, उसी प्रकार कनिष्क ने भी बहुत सारे काम किए, बहुत सारे जनहित के कार्य किए, विजय प्राप्त की। इसलिए जो है इनको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क की कुछ पाषाण प्रतिमाएं या शैल प्रतिमाएं भी प्राप्त होती है। जो एक तो होती है सुर्खकोटला अफगानिस्तान से, जो इनकी पाषाण प्रतिमाएं प्राप्त होती है वो होती है सुर्खकोटला, जो कि अफगानिस्तान में है।
और दूसरी जो एक प्रतिमा प्राप्त होती है वो होती है माट मथुरा में, मथुरा से प्राप्त होती है। और इस प्रतिमा की खास विशेष बात यह है कि जो मथुरा से जो मूर्ति प्राप्त हुई है कनिष्क की, वह जो है सर विहीन है, यानी कि उसका सर नहीं है, सर विहीन है, उसका सर नहीं है, बाकी सर के नीचे का हिस्सा जो है उस प्रतिमा में है। और उस प्रतिमा में जो है कनिष्क को जो है एक बड़े ही लंबा कोट पहने हुए, लंबे जूते पहने हुए ऐसा दिखाया गया है। तो इस मूर्ति की जो दो पाषाण प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, एक तो सुरकोटला में जो अफगानिस्तान में है, और दूसरा जो है माट मथुरा से प्राप्त हुई है जिस मूर्ति का सर नहीं है। कनिष्क ने अपनी राजधानी जो है पुरुषपुर यानी कि पेशावर को बनाया, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। इनकी राजधानी जो थी, राजधानी कनिष्क की वह थी पुरुषपुर यानी कि पेशावर, जो वर्तमान पाकिस्तान में है पेशावर, यह इनकी राजधानी थी। और इसके साथ साथ कनिष्क ने जो है काफ़ी क्षेत्र को विजित किया था और उस पर अपना अधिकार किया और अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया था उन क्षेत्रों को, जैसे संपूर्ण गांधार प्रदेश एवं कश्मीर, पूरा पंजाब, और संभवतः ऐसी अनुमान इतिहासकार मानते हैं कि संभवतः उसने जो है पटना तक गंगा घाटी क्षेत्र जो है, पटना तक का जो गंगा घाटी क्षेत्र है उस पर भी उसका अधिकार हो गया था और उसने उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया था। इसके साथ साथ तिब्बती एवं चीनी बौद्ध परंपरा के अनुसार साकेत एवं पाटलिपुत्र, साकेत जिससे बाद में अयोध्या भी कहा गया, तो साकेत और पाटलिपुत्र का पर भी जो है इन्होंने आक्रमण किया और उन्हें विजित किया और साकेत और पाटलिपुत्र को भी अपने क्षेत्र में या अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। जब कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था तो इस पाटलिपुत्र से एक प्रसिद्ध विद्वान, बौद्ध विद्वान जो अश्वघोष थे, वह इन्हें पाटलिपुत्र में ही मिले थे और वह जो है अश्वघोष को अपने साथ अपने दरबार में ले आया, अपनी राजधानी ले आया। और ये अश्वघोष वही थे जिन्होंने जो है बाद में दो प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ लिखे, जैसे सौदरानंद और बुद्धचरित। तो अश्वघोष की प्राप्ति जो है इसी पाटलिपुत्र से होती है। इसके अलावा कनिष्क के बारे में कुछ जानकारियां मिलती है कनिष्क के अभिलेखों में, और इनसे जो है इन अभिलेखों में कनिष्क के बारे में जानकारियों के साथ साथ इनकी विजयों के बारे में पता चलता है कि कनिष्क ने कौन से क्षेत्रों को जीता था। तो उनके अभिलेखीय साक्ष्य कौन कौन से है, तो अभिलेखीय साक्ष्य में बात करें तो वह है एक रबातक अभिलेख, रबातक अभिलेख। रबातक अभिलेख जो है यह अफगानिस्तान के सुरखकोटला नामक स्थान पर काफिर का किला नामक पहाड़ी पर स्थित है और इसमें 23 पंक्तियां हैं, कुल 23 पंक्तियां हैं इसमें। और इसकी भाषा जो है वो बैक्ट्रियाई भाषा है और इसकी लिपि जो है वो ग्रीक लिपि है। भाषा बैक्ट्रियाई है और लिपि जो है वह ग्रीक लिपि है। और इस अभिलेख में जो है कुषाण राजवंश की या कुषाण शासकों की वंशावलियां दी गई है। इस लेख में जो है कुषाण शासकों की वंशावलियां, जो कनिष्क का ये लेख है रबातक लेख जो अफगानिस्तान में स्थित है, इस लेख में जो है कुषाण शासकों की वंशावलियां दी गई है, उनके कौन कौन से शासक हुए, उनके वंश से संबंधित जो है जानकारियां इस लेख से प्राप्त होती है। इसके साथ साथ इस लेख में और भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है, जैसे इस लेख में जो है 6 नगरों का उल्लेख किया गया है कि कौन कौन से 6 नगर थे उसमें, जिसका उल्लेख इसमें किया गया है, जैसे कौंडिन्य, उज्जैनी, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा आदि का उल्लेख भी इस लेख में किया गया है। इसके साथ साथ इस लेख में कनिष्क की कुछ उपाधियां भी मिलती है। इस लेख में कनिष्क को जो है कुछ उपाधियां दी गई है, जैसे जो है उपाधियों की बात करें तो इस लेख में जो है जैसे सम्राटों का सम्राट,
सम्राटों का सम्राट, देवपुत्र, सम्राटों का सम्राट, देवपुत्र, तथा इसके साथ साथ जो कनिष्क ने 78 ईस्वी में जो संवत शुरू किया था उसका भी उल्लेख मिलता है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में संवत शुरू किया था या संवत का प्रारंभ किया था। इसके साथ साथ ये भी जानकारियां प्राप्त होती है कि कनिष्क ने जो है नाना देवी का मंदिर जो है उसका भी निर्माण कनिष्क के आदेश पर किया गया था। कनिष्क ने आदेश दिया था नाना देवी मंदिर के निर्माण का। और इसके साथ साथ इस लेख में यह भी उल्लेखित है कि कनिष्क ने जो है ये आदेश दिया था कि उसके जो पूर्वज है उनकी प्रतिमाओं को जो है मंदिरों में स्थापित किया जाए। इस बात का भी उल्लेख इस रबातक के अभिलेख से होती है, यानी कि रबातक का जो अभिलेख है इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। इसमें कनिष्क शासकों, कुषाण शासकों की वंशावलियां भी मिलती है। इसके साथ साथ कनिष्क की जो उपाधियां हैं वह भी इस लेख में मिलती है कि उस कनिष्क को जो है सम्राटों का सम्राट कहा गया है और देवपुत्र कहा गया है। ये इसकी उपाधियां इस रबातक अभिलेख में मिलती है। इसके साथ साथ इसमें कनिष्क द्वारा निर्मित नाना देवी मंदिर का भी उल्लेख किया गया है कि कनिष्क के आदेश पर ही नाना देवी मंदिर बनाया गया। और इसके साथ साथ ये भी जानकारियां प्राप्त होती है कि कनिष्क ने यह आदेश दिया था कि उसके जो पूर्वज है उनकी जो मूर्तियां हैं उनकी मूर्तियां बनाकर मंदिरों में स्थापित की जाए, यह भी उसने आदेश दिया था, जिस बात की जानकारी जो है रबातक अभिलेख में मिलती है। दूसरा है सुई विहार लेख। सुई विहार लेख जो कनिष्क का है, सुई विहार लेख जो है यह कनिष्क के शासनकाल के 11वें वर्ष में उत्कीर्ण किया गया, 11वें वर्ष का है। और इसकी भाषा जो है वह संस्कृत भाषा है, जहां उसकी भाषा बैक्ट्रियाई भाषा थी, जबकि इसकी भाषा जो है वह संस्कृत भाषा है। और इस लेख से यह जानकारियां प्राप्त होती है या यह जानकारी प्राप्त होती है कि कनिष्क ने सिंधु घाटी प्रदेश को विजित किया था या सिंधु घाटी प्रदेश पर अधिकार किया था। इस बात की जानकारी जो है सुई विहार लेख से होती है। इसके अलावा और भी है लेख, जैसे जेदा, जेदा एवं मणिक्याल, मणिक्याल लेख, जेदा एवं मणिक्याल लेख। जेदा एवं मणिक्याल लेख जो है इससे इस बात की पुष्टि होती है या ये जानकारी इस लेख से मिलती है कि कनिष्क ने जो है पंजाब पर अधिकार किया था, पंजाब पर अधिकार किया था। इस बात की पुष्टि जो है जेदा एवं मणिक्याल लेख से होती है। और इसके साथ अलावा जो है यह लेख जो है जेदा एवं मणिक्याल लेख जो है, इसमें जेदा लेख जो है जो उंद जिला पेशावर में स्थित है, यानी वर्तमान पाकिस्तान में, और ये 11वें वर्ष का है, यानी कनिष्क के राज्याभिषेक के 11वें वर्ष में जेदा जो लेख है ये उत्कीर्ण किया गया था। और जो माणिक्याल अभिलेख है यह जो है शासनकाल के 18वें वर्ष का है, यानी इनकी 18वें वर्ष में उत्कीर्ण किया गया था। इसके अलावा सारनाथ और कौशाम्बी, सारनाथ एवं कौशाम्बी लेख, सारनाथ एवं कौशाम्बी लेख जो है ये दोनों लेख राज्याभिषेक के तीसरे वर्ष यानी कि 81 ईस्वी में, 78 में इनका राज्याभिषेक होता है, तो तीसरे वर्ष यानी 81 ईस्वी में उत्कीर्ण किए गए, लिखे गए। और इससे इस बात की जानकारी होती है, इस बात की पुष्टि होती है कि कनिष्क ने जो है बनारस और कौशाम्बी पर अधिकार किया था। इस बात की पुष्टि जो है सारनाथ एवं कौशाम्बी अभिलेख से होती है। इसके अलावा श्री धर्मपीटक निदान सूत्र, श्री धर्मपीटक निदान सूत्र जो है इससे इस बात की जानकारी होती है या यह बात पता चलती है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, जिसकी पुष्टि जो है इस लेख से भी होती है। इससे ज्ञात होता है कि श्री धर्म निदान सूत्र जो है इससे इस बात की जानकारी होती है, इस बात की पुष्टि होती है कि कनिष्क ने जो है पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। और यहाँ से जो पहले मैंने बताया कि प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष
पाटलिपुत्र से प्राप्त किया गया और इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अद्भुत मुर्गा भी कनिष्क को प्राप्त हुआ था। इस बात की भी जानकारी इस सारनाथ एवं इस श्री धर्म निदान सूत्र से प्राप्त होती है कि उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, वहाँ से जो है अश्वघोष को प्राप्त किया था और इसके साथ साथ जो है बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अद्भुत मुर्गा जो है वह कनिष्क को पाटलिपुत्र से ही प्राप्त हुआ था। इस बात की भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा सांची लेख है, सांची लेख, यह सांची का जो लेख है यह राज्याभिषेक के 22वें वर्ष का है, राज्याभिषेक के 22वें वर्ष का है, यानी कि 100 ईस्वी का है। और इस लेख से यानी कि सांची के लेख से जो है इस बात की पुष्टि होती है या यह बात ज्ञात होती है कि कनिष्क ने जो है मध्य प्रदेश पर भी अधिकार किया था। जो सांची के लेख से यह बात पुष्ट होती है कि कनिष्क ने मध्य प्रदेश पर भी अधिकार किया था। दूसरा एक लेख और है, वह है मथुरा लेख। मथुरा लेख, और मथुरा लेख जो है ये कनिष्क का अंतिम अभिलेख है और यह राज्याभिषेक के 23वें वर्ष यानी कि 101 ईस्वी में जारी किया गया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण लेख कनिष्क के, जिनके बारे में, उनकी विजयों के बारे में भी पता चलता है कि कौन कौन से लेख से किस क्षेत्र को उन्होंने विजित किया था, ये जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कनिष्क ने खोतान के राजा जो विजय कीर्ति थे, खोतान के शासक विजय कीर्ति की मदद से साकेत यानी कि अयोध्या जीता था, इस बात का भी उल्लेख होता है, इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ साकेत यानी कि अयोध्या पर अधिकार करने के अलावा जो है उन्होंने कौशल पर भी अधिकार किया था। और इस बात की पुष्टि जो है कनिष्क के श्रावस्ती से प्राप्त 2 अभिलेखों से होती है, यानी श्रावस्ती से भी 2 अभिलेख कनिष्क के प्राप्त होते हैं, जिससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि कनिष्क ने खोतान के शासक विजय कीर्ति की मदद से अयोध्या पर अधिकार किया था और इसके साथ साथ कौशल पर भी अधिकार किया था। इस बात की जानकारी जो है श्रावस्ती से प्राप्त 2 अभिलेखों से होती है। इसके अलावा कनिष्क बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था और हमेशा युद्धरत रहता था, युद्धों का बड़ा शौकीन था, युद्ध में ज़्यादा रुचि थी, इसलिए जो है उसने काफ़ी क्षेत्रों को विजित भी किया था। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है कि न केवल अपने आसपास के भू क्षेत्र को जीता, अपने आसपास के राज्यों को जीता या क्षेत्रों को जीता, जबकि इन्होंने विदेशों पर भी आक्रमण किया। और इसमें जो है कहा जाता है कि कनिष्क ने जो है पार्थिया एवं चीन साम्राज्य पर भी आक्रमण किया था, चीन पर भी आक्रमण किया था और पार्थिया और चीन से जो है इनके शत्रुतापूर्ण संबंध थे, यानी कनिष्क के जो है चीन और पार्थिया पर जो है पार्थिया के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे, जबकि रोम के साथ जो है इनके मित्रतापूर्ण व्यवहार था या मित्रतापूर्ण संबंध थे। यानी कि कनिष्क जो है विदेशों पर भी आक्रमण करते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, और इस जिसमें जो है पार्थिया और चीन इनके विशेष शत्रु थे, तो रोम के साथ जो है इनके पूर्णतः मित्रतापूर्ण संबंध थे। कनिष्क ने जो है पार्थिया पर आक्रमण किया और पार्थिया को हराया था, लेकिन जब उसने चीन पर आक्रमण किया तो चीन के शासक जो उस समय चीन का समकालीन शासक जो था वह हान वंश का था, हान वंश का शासक था जो उस समय चीन पर शासन कर रहा था, हान वंश का होती, और शासक का नाम था होती, क्योंकि ये चीनियों के नाम जो है बड़े ही अजीब होते हैं, होतीन, क्वान, हुआन, स्वान ऐसे नाम होते हैं। तो उस समय चीन पर जो है हान वंश का शासक था और उस शासक नाम था होती। जब कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया तो उस समय होती जो शासक बड़ा बलशाली था और उसने जो है कनिष्क को बुरी तरह से पराजित कर दिया, और इसके साथ साथ कनिष्क को जो है हर्जाना देने पर भी बाध्य कर लिया, यानी कनिष्क को जो है हर्जाना भी देना पड़ा। लेकिन इसके बाद जो है ह्वेनसांग जो थे यात्री चीन,
उन्होंने जो है उल्लेख किया है। या ह्वेनसांग के वर्णन से यह बात पता चलती है, या ह्वेनसांग ये बताता है कि कनिष्क ने जो है अपनी पराजय का बदला चीन से लिया था और चीन पर अधिकार किया था, यहाँ चीन को आक्रमण करके हराया था। इस बात की पुष्टि जो है ह्वेनसांग के विवरण से होती है। अतः हम कह सकते हैं कि कनिष्क जो है वो पहला भारतीय राजा था। कनिष्क पहला भारतीय राजा था जिसने जो है सुंगलिन उस समय हिमालय का नाम जो था वो सुंगलिन कहा जाता था हिमालय को। सुंगलिन हिमालय, चीनी जो है हिमालय को सुंगलिन कहते थे। तो कनिष्क वह पहला भारतीय शासक था या पहला भारतीय राजा था जिसने जो है हिमालय के पार आक्रमण किया था, या हिमालय पर्वत को पार करके चीन की पर आक्रमण किया था। तो इस बात का जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है और यह पता चलता है कि कनिष्क ने जो है चीन पर आक्रमण किया था और चीन के शासक को हराया था। इसके साथ साथ कल्हण जो जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी और जो जिसे प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ होने का श्रेय जाता है राजतरंगिणी को, तो कल्हण ये उल्लेखित करता है कि कश्मीर पर भी कनिष्क ने अधिकार किया था और यहाँ पर जो है एक नगर बसाया जिसे कनिष्कपुर कहा गया था। तो कनिष्कपुर जो है कश्मीर में, कल्हण ये उल्लेखित करते हैं या बताते हैं कि कश्मीर भी विजित किया था कनिष्क ने और यहाँ पर एक नगर बसाया था और उस नगर का नाम था कनिष्कपुर। और इसके साथ साथ जो है ये भी उल्लेखित होता है कि इन्होंने ख्वारिज्म पर भी अधिकार किया था। ये भी कल्हण की उस राजतरंगिणी से उल्लेखित होता है कि इन्होंने ख्वारिज्म पर भी अधिकार किया था। कुल मिलाकर बात करें कनिष्क की, तो कनिष्क जो है यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था। कनिष्क का जो साम्राज्य था वह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था। क्यों? क्योंकि इसमें जो है विदेशी साम्राज्य भी कनिष्क ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, इसलिए यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था जिसमें तुर्किस्तान, यारकंद, खोतान एवं काशगर, बुखारा, काबुल, कंधार, समरकंद आदि जो है वह सारे प्रदेश जो है सम्मिलित थे। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था कनिष्क का, जिन्होंने पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना कनिष्क द्वारा की गई। इसके अलावा जो है कनिष्क ने कुछ नगर भी बसाए, नगरों का भी निर्माण करवाया, जैसे जो है तक्षशिला में जो है सिरसुख और कश्मीर में जो है कनिष्कपुर जो है नगर बसाए। सिरसुख से जो है राजप्रसाद के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। सिरसुख जो है जो तक्षशिला में स्थित है उससे राजप्रसाद के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। पेशावर स्थित शाहजी की ढेरी से कनिष्क चैत्य के अवशेष प्राप्त होते हैं। जो पेशावर जो पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ पर जो है पेशावर के शाहजी की ढेरी नामक स्थान से जो है कनिष्क के चैत्य के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कनिष्क ने सिक्के भी चलाए और उन सिक्कों पर जो है उन्होंने यूनानी और भारतीय दोनों ही देवताओं का अंकन करवाया। यानी कनिष्क जो है धर्म सहिष्णु शासक था और इन्होंने जो मुद्रा चलाई, सिक्के चलाए, उन सिक्कों पर जो है भारतीय देवताओं और यूनानी देवताओं के भी आकृतियां उत्कीर्ण करवाई। जैसे इसमें से जैसे कहें कि जो ईरानी देवता था, ईरानी देवताओं की बात करें तो ईरानी देवता जैसे अतस यानी अग्निदेव, ऐश्वर्य की देवी अर्दाक्षो एवं यूनानी देवता हेलियोस, सेलिनी, मियरो यानी सूर्य और मेयो यानी चंद्र आदि का उत्कीर्ण इनके सिक्कों पर किया गया। इसके साथ साथ नाना देवी तथा भारतीय देवता आइसो यानी शिव, जिसे यूनानी भाषा में आइसो कहा गया, शिव का चतुर्भुजी रूप और इसके साथ साथ स्कंद और गणेश आदि का भी अंकन इनके सिक्कों पर मिलता है। यानी कि कनिष्क ने जो है भारतीय और यूनानी दोनों ही देवताओं
की आकृतियां या उनका अंकन जो है अपने सिक्कों पर करवाया। और कनिष्क के सिक्कों पर ही सबसे पहली बार बुद्ध आकृति एवं लेख मिलता है, यानी सर्वप्रथम जो है कनिष्क ही वह पहला शासक था जिसके सिक्कों पर जो है पहली बार बुद्ध की आकृति मिलती है, और इसके साथ साथ लेख भी मिलते हैं। उस लेख जैसे लेख है बोधो एवं साक्यो मणि बोधो, यानी साक्य मुनि बुद्ध आदि का अंकन किया गया है कनिष्क के सिक्कों पर। तो कनिष्क वह प्रथम शासक था जिसके शासनकाल में बुद्ध की मूर्तियां भी बनी, और इसके साथ साथ जो है सिक्कों पर जो है प्रथम बार सर्वप्रथम जो है सिक्कों पर बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण की गई, और साक्य मुनि लेख भी उत्कीर्ण किया गया कनिष्क के शासनकाल के दौरान। और इसके साथ साथ सिक्कों पर ईरानी, यूनानी, ब्राह्मण एवं बौद्ध 4 धर्मों के देवताओं का अंकन मिलता है। कनिष्क यानी बहुत ही धर्म सहिष्णु शासक था, तो जो है इनके सिक्कों पर जो है चारों धर्मों यानी कि भारतीय धर्म यानी कि ब्राह्मण धर्म, यूनानी धर्म और ईरानी धर्म, और इसके साथ साथ बौद्ध धर्म, इन चारों धर्मों के जो है देवताओं का जो है आकृति इनके सिक्कों पर मिलती है। और इसके अलावा जो है कनिष्क ने द्विभाषी या द्विलिपीय सिक्के, जिन्हें हिंद यवन शासकों ने प्रारंभ किया था, यानी 2 भाषाओं में सिक्के पर 2 भाषाओं में लेख लिखे जाते थे, तो या 2 लिपियों में लेख लिखे जाते थे, जिनको जो है हिंद और यवन शासकों ने जो है शुरू किया था। तो इस प्रथा को जो है कनिष्क ने बंद करवा दिया था, यानी कि द्विभाषीय लेख या द्विलिपीय लेखों को जो है कनिष्क ने बंद करवा दिया। और कनिष्क साहित्य की बात करें तो जो है कनिष्क के काल में साहित्य की भी उन्नति हुई। कनिष्क के दरबार में अनेक प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, जैसे अश्व घोष, जिन्होंने जो है सौदरानंद और बुद्ध चरित्र लिखा। कनिष्क जो है साहित्य का भी बड़ा अश्व घोष जिन्होंने जो है बुद्ध चरित्र प्रसिद्ध रचना बुद्ध चरित्र, और दूसरी प्रसिद्ध रचना जो है सौदरानंद आदि ग्रंथों की रचना अश्व घोष द्वारा की गई। इसके अलावा इसके दरबार में चरक रहते थे। चरक जो काया चिकित्सा के प्रसिद्ध विद्वान थे, काया यानी शरीर चिकित्सा के जो है प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्होंने जो है चरक संहिता लिखी। जिन्होंने चरक संहिता लिखी, जो काया चिकित्सा पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इसके अलावा जो है नागार्जुन इनके दरबार में थे। नागार्जुन ने जो है प्रज्ञापारमिता सूत्र ग्रंथ लिखा। प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की। और इसके अलावा जो है कनिष्क के जो है दरबार में जो एक और प्रसिद्ध विद्वान थे, जो संगरक्ष नाम था जिनका, जो कनिष्क के राजपुरोहित थे। और इसके अलावा जो है वसुमित्र, जो उनके सेनापति भी थे और वसुमित्र थे, तो जिनकी अध्यक्षता में कनिष्क ने जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कश्मीर के कुंडल वन में करवाया। तो जो कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया कुंडल वन में, उसके अध्यक्ष जो है वसुमित्र थे। तो ये भी इनके दरबार में थे वसुमित्र, जो इनके सेनापति भी, कनिष्क के सेनापति भी थे और चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी थे। और इसके साथ साथ जो है एक पार्श्व नाव का निग्रंथ यानी बौद्धिस्ट रहता था, जिसके कहने पर, उसी के कहने पर जो है कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था या चौथी बौद्ध संगीति बुलाई थी। इसके अलावा
इसके अलावा कनिष्क जो है महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने महायान बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया तथा कनिष्क के काल में जो है गांधार शैली का खूब प्रसार और प्रचार हुआ। गांधार शैली जो है काफ़ी फली फूली क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में जो है सर्वप्रथम जो है बुद्ध प्रतिमाएं या बुद्ध का मानवीय स्वरूप जो है वह प्रतिमा के रूप में वह कनिष्क के शासनकाल के ही दौरान ही दृष्टिगोचर होता है। और इसके साथ साथ बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं वह बुद्ध की प्रतिमाएं कनिष्क के शासनकाल में ही निर्माण की गई, जो गांधार शैली में निर्मित की गई। तो इस प्रकार गांधार शैली भी काफ़ी विकसित हुई कनिष्क के शासनकाल के दौरान। और इसके साथ साथ जो है कनिष्क के राज दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे जिन्होंने साहित्य रचा, तो साहित्य का भी काफ़ी विकास हुआ। जैसे अश्व घोष थे, नागार्जुन थे, जो शून्यवाद के जनक माने जाते हैं नागार्जुन, ये भी थे। तो इनके और इसके अलावा जो है पार्श्व जो थे निग्रंथ, जिनके कहने पर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और इसके साथ साथ कनिष्क महान निर्माता भी था और उन्होंने जो है पुरुषपुर में एक टावर बनाया और इस टावर के पास जो है एक लोहे का छत्र बनवाया, जिस पर एक लोहे का छत्र बनवाया स्थापित किया। और इसके साथ साथ जो है इस टावर के पास जो है एक बौद्ध विहार का भी निर्माण करवाया। इसके अलावा कनिष्क के समय में बुद्ध की मूर्तियां बनना प्रारंभ हुई और इस समय जो है गांधार एवं मथुरा मूर्ति कला के प्रसिद्ध केंद्र थे। जो है गांधार और मथुरा जो है वह मूर्ति कला के दो प्रसिद्ध केंद्र थे जहां मूर्तियां बनाई जाती थी। शासक कनिष्क शासक जो है बड़े महान शासक थे जिन्होंने बहुत सारा कार्य किया। स्थापत्य कला में नगरों का निर्माण करवाया, मूर्तियों का निर्माण करवाया और इसके साथ साथ साहित्य में भी प्रगति हुई। तो कनिष्क का कुल मिला के बात करें कनिष्क की, तो एक तरह से कनिष्क जो है बड़ा ही कुशल शासक था, युद्ध प्रिय शासक था। उन्हें युद्धों में ही हमेशा लगा रहता था, काफ़ी क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया और पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। ये सारे गुण कनिष्क में थे। और इस कनिष्क, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है कनिष्क का अंत बड़ा दुखद होता है। कहा जाता है कि जब कनिष्क बीमार पड़ गए तो जो है पहले जहां लगातार युद्धों में ही रत रहे और इस कारण जो है उसके दरबारी और उसके जो संबंधी थे, सगे संबंधी थे, वो इनसे तंग आ चुके थे, थक चुके थे इनसे और मौके की तलाश में थे। और जब कहा जाता है, ऐसा उल्लेखित किया गया है कि जब कनिष्क बीमार हो गए तो जो है उनके दरबारियों ने और उनके संगी साथियों ने या उनके सब जनों ने यानी अपनों ने जो है उसे एक बोरे में बंद कर लिया और बोरे में बंद करके उसको पीट कर मार डाला। तो इस प्रकार से जो है एक महान शासक का अंत हो जाता है। तो ये थे कनिष्क, जिनकी कुछ उपलब्धियां, इनकी उपाधियां और इन्होंने कौन कौन से नगर बसाए और इसके दरबार में कौन कौन से थे। तो ये अगली क्लास में पढ़ेंगे हम अगला चैप्टर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।